Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी और थ्योरी नंबर 8 आई थिंक। कौन सी थ्योरी है आज? बेटी न्यूमान। बेटी न्यूमान नोमान, ठीक है, नर्सिंग थ्योरी। इसको सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिस्टम मॉडल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है और जितनी थ्योरीज मैंने पढ़े हैं ना, इट्स माय फेवरेट थ्योरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस पे है, इंतहाई रियलिटी बेस पे है। और इसके एक बैकग्राउंड भी है कि ये थ्योरी जो बेटी, अगर न्यूमान जो है ना, नोमान, दिस इज क्या है, मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं ना, इस बेटी को आप बेटी ले लें, ठीक है, कि ये एक बेटी है। मतलब बेटी जो है वो मेल नहीं हो सकती, फीमेल हो सकती है, ठीक है। नेम पीना चाहिए कि ये नोमान है, न्यूमान है, क्या है, मतलब मेल है। या अगर नेम से आप देख ले तो ये मेल लगता है ना, लेकिन ये फीमेल है। और मैंने आपको शॉर्ट फार्मूला बताया था कि नर्सिंग में जितनी भी थ्योरी है नर्सिंग में, वो फीमेल थ्योरीज हैं, सही है। मेल अगर हम मेस्लो की थ्योरी अगर हम उसमें कर लें तो इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज है वो क्या है? फीमेल थ्योरी है। तो बेटी से आप उसको याद करते हैं कि दिस इज नॉट बेटी, दिस इज अ बेटी, एंड बेटी मीन्स डॉटर, सही है, एंड डॉटर इज अ फीमेल। तो ये एक फीमेल थ्योरिस्ट थी, इसने ये मॉडल दिया था, सिस्टम मॉडल। और क्यों दिया था, इसकी बैकग्राउंड क्या है कि उनके जो फादर था वो CKD पेशेंट था। किस चीज़ का? CKD पेशेंट था, और वो अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ करता था। ये उनके साथ हुआ करते थे, ठीक है, उनकी केयर रखते थे, अपने फादर जो है उसकी केयर करते थे। सो उसी टाइम से ये इंस्पायर हो गई थी नर्सिंग केयर से। जो नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड किया जाता था उसके फादर को, और ख़ुद जो वो उसकी केयर करती थी उससे इंस्पायर हो गई थी, और फिर बाद में उसने ये सिस्टम मॉडल भी डेवलप किया। तो सबसे पहले हम जो थ्योरिस्ट हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर हम मेटा पैराडाइम, एजम्पशंस और जो मेन कंसेप्ट है ऑफ द थ्योरी उसको हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो जो थ्योरिस्ट है उसका नाम क्या है? बेटी नोमान। ये कब पैदा हुई थी जी? कब पैदा हुई थी? 1924 में। कहाँ पे पैदा हुई थी? लेवल ओ, ठीक है, ओहायो में ये पैदा हुई थी। कहाँ पे? ओहायो। कब पैदा हुई थी? 1924 में, सही है। इसके अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसने बेसिक एजुकेशन जब उसने हासिल की थी, बेसिक नर्सिंग एजुकेशन, ये कब हासिल की थी? 1947। दिस इज द इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ पाकिस्तान, सही है। 1947 पे उसने बेसिक एजुकेशन हासिल किया था। कहाँ से हासिल किया था? जो प्यूपल हॉस्पिटल है, स्कूल ऑफ नर्सिंग, उसकी जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये कहाँ पे है? एकरोन ओहायो, ठीक है, एकरोन ओहायो में ये सिचुएटेड, मतलब कहाँ पे ये है ये हॉस्पिटल, सही है। तो कब? उसने 1947 पे बेसिक एजुकेशन उसने वहाँ पे हासिल की। फिर अगर हम इसकी बैचलर की बात करें तो कुछ बुक्स लिखते हैं कि उसने BS किया था पब्लिक हेल्थ में, लेकिन कुछ बुक लिखते हैं कि उसने BSN किया हुआ था, मतलब उसने नर्सिंग में BS किया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसने BS किया हुआ था, सही है। कब किया था उसने? 1957 में। कहाँ से किया था? जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से उसने किया था, ठीक है। फिर उसने मास्टर भी किया था। मास्टर किस चीज़ में किया था उसने? पब्लिक हेल्थ में।
पब्लिक हेल्थ में मास्टर किया था। कब किया था? 1966 में। कहाँ से किया था? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कैलिफोर्निया, CALIFORNIA, कैलिफोर्निया। ठीक है, उसने PhD भी किया हुआ था क्लिनिकल साइकोलॉजी में। किस चीज़ में किया था? क्लिनिकल साइकोलॉजी में। सही है। यहां तक क्लियर है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसने PhD किया हुआ था। ये कब मरे थे पता है? इसके डेथ कब हुई थी? डाइट का कब हुई थी इसकी डेथ? देख, ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो मैंने कंफर्म की है, देख कुछ बुक्स में मैंने देखे है कि उसकी जो डेट है वो नवंबर 2008 में हुई। कुछ लिख रहे हैं कि नहीं 2012 में हुई है, लेकिन जो ज़्यादातर बुक्स में मैंने देखे हैं वो है 28 मई 2022। रिसेंटली उसकी डेट हो गई है। ठीक है, कुछ बुक्स ने 8 का मेंशन किया हुआ है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट डेट। ठीक है, लेकिन अगर हम स्लाइड और बुक्स पे जाए तो मुख्तलिफ मिल रहा है उस पर, लेकिन मैंने जो कंफर्म किया है तो ज़्यादातर जगह पे मुझे ये डेट सही मिला है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो एज है ना वो 97 ईयर थे। टोटल एज कितनी थी उसकी? 97। तो आप इसको कर ले, ये 97 बनते हैं मेरे ख्याल में, या नहीं बनते? बनते हैं ना, ये तकरीबन 97 बनते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये डेट जो है ये मुझे सही लग रहा है। सही है, क्लियर? बाकी आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काम आप खुद भी किया करें। सही है, यहाँ तक क्लियर है? इसके अगर हम बात करें कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी? इसने एज अ प्रोफेसर भी काम किया है, इसने एज अ क्लिनिकल नर्स भी काम किया है, लेकिन इसकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है ना वो है सिस्टम मॉडल। क्या है? सिस्टम मॉडल। देख, सिस्टम मॉडल को सबसे पहले हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सिनेरियो के थ्रू। देख, ये कह रहे हैं ना, इस मॉडल या जो थ्योरी है इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूअसली वहाँ पे क्या है? स्ट्रेसर है। कुछ इंटरनल स्ट्रेसर भी हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेसर भी हो सकते हैं, और वो स्ट्रेसर जो है ना वो हर तरफ से बार बार आपको क्या करते हैं? आपको मतलब डैमेज करने की कोशिश करते हैं। सही है, मुख्तलिफ स्ट्रेसर हैं। अगर आप इस कॉलेज के ले लें, कितने स्ट्रेसर हैं आपको? सही है, एग्ज़ाम के स्ट्रेस हैं, फीस देने के स्ट्रेस हैं। सही है, इसके अलावा फैसिलिटी का रोना धोना है, इसका स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी है, मतलब हर तरफ से स्ट्रेस है। आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है जिसको फ्लू है, ज़ुकाम है, तो दिस इज़ आल्सो अ स्ट्रेसर, ये भी एक स्ट्रेसर है। सही है, वायरस स्ट्रेसर है। ठीक है, स्ट्रेसर बायोलॉजिकल स्ट्रेसर हो सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेसर हो सकते हैं, केमिकल स्ट्रेसर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेसर हो सकते हैं। लेकिन इसका कंसेप्ट ये है कि मतलब जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे क्या है? स्ट्रेसर है, कंटिन्यूस स्ट्रेसर है, और वो स्ट्रेसर बार बार आपको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इजीली डैमेज क्यों नहीं होते? क्योंकि आपकी इर्द गिर्द जो है ना 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है? 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, और वो लाइन ऑफ डिफेंस क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि आपको वो जो स्ट्रेसर है उससे आपको बचाए। ठीक है, सबसे पहली जो लाइन है आउटर लाइन, उसको फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझिए। जो फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है ना वो क्या है? फॉर एग्जांपल, आप एक्सरसाइज करते हो, आप एक हेल्थी हो लेकिन आप एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज आपकी क्या है? दिस इज अ फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है। आप बैलेंस डाइट लेते हो, दिस इज अ
फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है। फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना उसमें ऊंच नीच आते हैं, ठीक है, कभी जो है ना डैमेज हो जाते हैं फिर जल्दी रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपकी जो फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है ना वहाँ तक आप बिल्कुल सेफ हो, मतलब यहाँ तक आप हेल्थी हो। लेकिन जैसे ये आप ब्रेक हो जाते हैं ना या ब्रोक हो जाते हैं और इसके बाद आपकी जो सेकंड लाइन है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। क्या? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसे लाइन है, इससे मतलब आउटर साइड पे आप नॉर्मल हो, लेकिन अगर ये डैमेज हो जाएंगे ना तो आपकी नॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी। तो जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है ना फिर वो कोशिश करते हैं कि वो आपको स्टेबल रखें, लेकिन वहाँ पे रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रेस्पॉन्स आना। और जो रेस्पॉन्स है ना वो साइन सिम्टम के थ्रू आते हैं। आपको मतलब फीवर हो सकते हैं, आपको फटीग हो सकते हैं, अगर कोई साइकोलॉजी का स्ट्रेसर है तो आप एंजाइटी की जो साइन सिम्टम है वो अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस भी ख़त्म हो जाए, मतलब जो स्ट्रेसर है वो इतना स्ट्रांग है कि जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है उसको भी अगर वो ब्रोक कर दे तो फिर इसके बाद आपकी जो लास्ट लाइन है ना, लास्ट लाइन, उसको कहते हैं रेजिस्टेंट लाइन। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट लाइन। और जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, रेजिस्टेंस लाइन के बीच में यहाँ पे ये जो है ना ये आपकी है रेजिस्टेंस लाइन। ये क्या है? रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे कोर है, कोर, सेंटर कोर। क्या कहते हैं उसको? सेंटर कोर। सेंटर कोर क्या है? ये आप होस्ट मेन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है? कुछ फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल आपके जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप है आपकी इम्यूनिटी है, आपकी एज है, रेस है, जेंडर है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्या होंगे? वीक होंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मतलब आपकी जो बेसिक, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो पहला लाइन है ना इसको रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। रेजिस्टेंस लाइन से आगे यहाँ पे एक दूसरा लाइन है। एक क्या है? एक दूसरा लाइन है यहाँ। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन ऑफ डिफेंस। सही है। और इसको कहते हैं, ये जो सेकंड वन है, दिस इज द नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस। सही है। इसके इर्द गिर्द एक और लाइन है यहां पे, इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस। ये 3 लाइन है, ठीक है। यहां पे क्या है? यहां पे एनवायरमेंट है। क्या है? एनवायरमेंट। मुख्तलिफ एनवायरमेंट है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, इमोशनल है, जो भी है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रेसर है। क्या है? स्ट्रेसर है। स्ट्रेसर क्या है पता है? फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, या पहले इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, एग्जाम, एग्जाम है, रेन, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वायरस है, सनलाइट, बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट है, डस्ट है, नॉइस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्रेशर, फ्रेंडशिप प्रेशर है, ठीक है जी। और
कोई डेथ हो जाते हैं किसी लव वन के, कॉन्फ्लिक्ट है, फीस नहीं है, आमन नहीं है, जी, और भी बहुत स्ट्रेसर है ना, आप खुद अपने स्ट्रेसर भी बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, आप देख रहे हो ना, स्ट्रेसर है, हर तरफ ये स्ट्रेसर है। ये स्ट्रेसर जो है ना, ये बार बार, फॉर एग्जांपल इम्बैलेंस डाइट है, इम्बैलेंस डाइट है, ठीक है, ये मुख्तलिफ स्ट्रेसर है। ये बार बार आप देख रहे हो ना, ये जो आपकी फ्लेक्सिबल लाइन है ना, उसको क्या करते हैं, उसको डिमेज करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो ना, ये जितनी भी स्ट्रेसर हैं, हर तरफ से स्ट्रेसर उसको डिमेज करने की कोशिश करते हैं, सही है। लेकिन ये जो आपकी फ्लेक्सिबल लाइन है ना, ये प्रोटेक्ट करते हैं इस कोर को। यहाँ पे आप यहाँ पे हो, जो सेंटर कोर है ना, आप यहाँ पे मौजूद हो। आपके इर्द गिर्द ये 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, ये आपके इर्द गिर्द जो है ना, दिस इज एनवायरमेंट है, सही है। आप ये एनवायरमेंट में आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर है। इंटरनल क्या है, आपको पेन है, दिस इज इंटरनल, आपको एंजाइटी है, दिस इज इंटरनल, आपको इन्फेक्शन है, दिस इज इंटरनल, आपकी इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, दिस इज इंटरनल, ठीक है। तो कुछ इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल, और कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है, और ये बार बार कोशिश करते हैं कि इस लाइन को डिमेज करें। लेकिन ये फ्लेक्सिबल लाइन आपको सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करें और ये नॉर्मल उसकी ना आए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रेसर है बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हेवी है, बहुत टू मच है, तो ये उसको डैमेज करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मल, यहाँ तक आप नॉर्मल, यहाँ तक आप नॉर्मल हो, कोई साइन सिम्टम नहीं है। लेकिन जैसे ये उसको टच करेंगे, जैसे उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो हर इंडिविजुअल की अपने एक नॉर्मल रिस्पांस है। क्या है, हर इंसान के अपने रिस्पांस होते हैं ना। अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो या आप किसी को गाली देते हो, तो हर एक अपने अंदाज से रिस्पांस करते हैं। कोई मुस्कुराएंगे, कोई आपको थप्पड़ मारेंगे, कोई एग्रेसिव होंगे, हर इंसान की अपनी रिस्पांस है। तो जैसे यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो रिस्पांस आना शुरू हो जाते हैं, और वो रिस्पांस किस चीज़ में आ जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम। किस चीज़ में, सिम्टम, ठीक है, अलामत के तौर पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये कह सकते हैं एंजाइटी हो, उसकी एंजाइटी है तो क्या है, उसकी मूड चेंज होंगे, डिफ्रेस मूड होंगे, स्लीप उसकी ठीक नहीं होगी, डाइट वो सही तरीके से नहीं लेंगे, एनोरेक्सिया होंगे, उसको स्लीप उसकी डिस्टर्ब होंगे, लोगों के साथ उठना बैठना ये लिमिटेड हो जाएंगे। तो ये सारी क्या है, सिम्टम है, ठीक है, साइन सिम्टम है। आप यहाँ पे जो है ना, नर्स की काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर उसने इसको भी डिमेज कर दिया, तो फिर ये जाएंगे, और ये जो नॉर्मल डिफेंस है ना, ये कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट करें। लेकिन इसको अगर ये ब्रेक करेंगे और रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो आपकी मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडरली कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मेल ईजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो मेल आसानी से हैंडल कर सकते हैं, फीमेल इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। एज, बच्चे और ओल्ड वो आसानी से बीमार हो सकते हैं ना, लेकिन यंग जो है वो उसके इम्यूनिटी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आपकी इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ तक आप आ गए ना, तो नो डाउट आप डिजीज तो होंगे, आपको बीमार तो होंगे, लेकिन आप इसके जो रेजिस्टेंस का मतलब ये ना कि आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कितने स्ट्रांग होंगे, ये डिपेंड करते हैं आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, आपकी एज के ऊपर, आपके इम्यूनिटी के ऊपर, आपके मतलब सोशल या आपके जो कल्चर सपोर्ट है उसके ऊपर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब नर्स का काम क्या है, नर्स का काम ये है कि नर्स इसको प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंशन इसका काम है। नर्स का काम क्या है कि द रोल ऑफ नर्स इज प्रिवेंशन थ्रू या इंटरवेंशन थ्रू प्रिवेंशन। इंटरवेंशन करना प्रिवेंशन के थ्रू। तो कितने टाइप के प्रिवेंशन कर सकते हैं नर्स यहाँ पे, 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड
टर्शरी प्रिवेंशन। आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल आउटर ऑफ द साइड, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं है, आप फ्लेक्सिबल जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। किसको? जो फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो नर्स प्रिवेंशन करेंगे ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस डैमेज नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक हेल्थी पर्सन को आप टीचिंग देते हो अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट एक्सरसाइज, सही है। फॉर एग्जांपल, ये नवीद अभी बिल्कुल एक्टिव है ना, इसकी जो फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी इंटैक्ट है। मैं उसे कह रहा हूँ कि आप सुबह सवेरे टाइम पे आपने उठना है, 2-3 किलोमीटर आपने पैदल चलना है, ठीक है। आपने ये चीज़ें खानी हैं, आपकी डाइट में मीठा चीज़ें कम हो, ठीक है, मतलब फैट वाली चीज़ें आपने कब खानी है। तो दिस इज प्राइमरी प्रिवेंशन, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल लाइन है ना, मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये शुगर नहीं लेते ना, तो एट्स मीन कि ये शुगर की जो डायबिटीज़ है उसके लिए प्रोन नहीं है, उसकी जो फ्लेक्सिबल लाइन है वो इंटेक है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ कर रही है तो फ्लेक्सिबल लाइन को बार बार डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो फ्लेक्सिबल लाइन है वो डैमेज हो जाएगा। तो प्राइमरी प्रिवेंशन आपने किस लिए देने हैं? फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल ये है कि टीचिंग अ पर्सन या अ हेल्थी पर्सन किस चीज़ थ्रू, या अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट एक्सरसाइज। क्लियर? अगर ये लाइन डैमेज हो जाए, फ्लेक्सिबल लाइन डैमेज हो जाए, तो फिर प्राइमरी प्रिवेंशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन हम किसके लिए करते थे? फ्लेक्सिबल लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी फ्लेक्सिबल लाइन प्रोटेक्ट नहीं है, डैमेज है, तो वहाँ पे कोई फायदा है इसका? नहीं है ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आप लोगों की 7th सेमेस्टर के एग्जाम है, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्टडी करें, आप थ्योरी को स्टडी करें, आप स्टडी नहीं कर रहे, जैसे आपके पेपर हो जाए आप बुक्स को उठा लेते हैं और आप स्टडी स्टार्ट कर रहे थे, तो उस स्टडी का कोई फायदा है? अगर आप MP हो जाएंगे तो फिर भी फायदा देंगे, लेकिन अगर आप पास हो जाएंगे तो इसका कोई फायदा है नहीं, है ना। एग्जाम से पहले स्टडी करना चाहिए था, सही है। तो अगर ये लाइन डैमेज हो जाए तो प्राइमरी प्रिवेंशन खत्म। यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन फिर करेंगे नर्स। क्या? सेकेंडरी। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे? जो सिम्टम है उसको रिड्यूस या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, ट्रीटमेंट के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं ना। अगर कोई इंडिविजुअल है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरस है, फ्लू वायरस है, लेकिन मतलब जो फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको फ्लू है उसके साथ खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके गिलास में पानी नहीं पीते, सही है, उसके साथ क्लोजनेस में नहीं आते, तो एट्स मीन कि वो फ्लेक्सिबल लाइन प्रोटेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन हो सकते हैं कि उसके लिए जो आप मतलब डाइट के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं उसको अलग कर दें, सही है। लेकिन अगर उसको हो जाए, जुकाम हो जाए, उसको फ्लू हो जाए, तो फिर तो इसका फायदा नहीं है ना। फिर उसको टेम्परेचर होंगे, तो आपने क्या करना है? टेम्परेचर के लिए आपने मेडिसिन देनी है। उसको कफ है, कफ के लिए आपने उसको मेडिसिन देनी है। अगर चेस्ट कंजेशन है उसके लिए आपने मेडिसिन देनी है। SUB है उसके लिए आपने कुछ करना है। मतलब फिर आप सेकेंडरी प्रिवेंशन पे जाएंगे। तो जैसे साइन सिम्टम अपीयर हो जाएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन का काम खत्म, आप सेकेंडरी प्रिवेंशन पे जाएंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? अब ये भी खत्म हो गया ना, यहाँ पे आप आ गए हो, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो डेवलप हो गया और आप यहाँ पे ठीक हो गई। आपकी जो इम्यूनिटी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि आपको तो जुकाम हो गया था, लेकिन आप वापस ठीक हो गए, रिकवर हो गए ना। तो यहाँ पे आप कौन से प्रिवेंशन करेंगे? टर्शरी। टर्शरी प्रिवेंशन में आप क्या करोगे? आप ये इंश्योर करोगे कि मतलब उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, और सेकंड ये कि दोबारा नेक्स्ट टाइम ये ना हो। रिहेबिलिटेट प्लस आपने ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम में ना हो। तो आप किस तरीके से कर सकते हो? रिहेबिलिटेशन के थ्रू कर सकते हो, टीचिंग के थ्रू कर सकते हो कि आप उसको टीचिंग करें, आप उसको काउंसलिंग करें कि देख अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आपने क्या करना है, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अपने एक्सरसाइज करने हैं, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने हैं। आप जब ऐसे फ्लू या कुछ हो तो उसके साथ आपने मतलब एक साथ खाना वगैरह ये नहीं खाने, तो यहाँ पे आप टर्शरी प्रिवेंशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है बेटी नुमान का? उसका ये है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें नून और अननोन कुछ यूनिवर्सल स्ट्रेसर हैं। कुछ नून है जो हम जानते हैं, कुछ अननोन है जिसका हमें पता नहीं है।
वो स्ट्रेसर कंटिन्यूअसली जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ इंटरेक्शन में है, और वो कोशिश करते हैं कि उस इंडिविजुअल को क्या करें, डिमैच करें, और जब डिमैच हो जाएंगे सो देन यू विल बी सिक। लेकिन आपकी इर्द गिर्द 3 लाइन ऑफ डिफेंस हैं। वो लाइन ऑफ डिफेंस ये कोशिश करते हैं कि आपको डिमैच होने से बचाते हैं, जो स्ट्रेसर है ना उसको डिमैच होने से आपको बचाते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर है, ये मुख्तलिफ है किस तरह अटैक करते हैं। और इसमें नर्स का क्या काम है, नर्स का काम ये है कि नर्स ट्राई टू स्टेबलाइज द पेशेंट। स्टेबलाइज द पेशेंट्स किस चीज के थ्रू, थ्रू इंटरवेंशन, इन इंटरवेंशन थ्रू प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के थ्रू जो इंडिविजुअल है उसको वापस स्टेबलाइज करना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स। सी नर्स का काम क्या है अकॉर्डिंग टू ब्यूटी नोमान, नर्स का काम यह है कि किसी इंडिविजुअल को स्टेबलाइज करना थ्रू प्रिवेंशन। सही है, प्रिवेंशन के थ्रू किसी को स्टेबलाइज करना। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है? ठीक है, इसको एक सेंटेंस में हम किस तरह बयान कर सकते हैं? हाँ, एक सेंटेंस में आप किस तरह इस थ्योरी को बयान कर सकते हैं? जी, पर्सन एज अ, देख सिंपल आप वन सेंटेंस में कर सकते हैं कि पर्सन क्या है, पर्सन एज अ क्या है, सिस्टम है। कौन से सिस्टम है ये? ओपन सिस्टम है, होलिस्टिक सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? एज अ होल सिस्टम या एज अ ओपन सिस्टम। सो पर्सन एज अ होल सिस्टम that consistently interact with environmental stressor, mental stressor। पर्सन क्या है? एज अ ओपन सिस्टम है, एज अ होल सिस्टम है, होलिस्टिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? होल सिस्टम का क्या मतलब है? ठीक है, और नर्स का काम क्या है? पर्सन क्या है कि पर्सन इज अ होल सिस्टम दैट कंसिस्टेंटली इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। नर्स, लेकिन नर्स की जॉब क्या है? नर्स जॉब क्या है? नर्स जॉब टू हेल्प, किस चीज के लिए हेल्प करना है? हेल्प टू स्टेबलाइज द क्लाइंट सिस्टम। तो ये एक सेंटेंस में हमने बयान कर दिया कि पर्सन क्या है, एक और सिस्टम है, वो कंसिस्टेंटली इंटरेक्शन में आते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेसर के साथ, और नर्स का काम ये है कि वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करने में उसकी हेल्प करवा देते हैं। सही है, अब एनवायरमेंटल स्ट्रेसर क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेसर है उसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे मेटा पैराडाइम को। किस चीज़ को? मेटा पैराडाइम। मेटा पैराडाइम क्या है? जो बेटी नेमान थ्योरीज है ना, उसको आप बेट से याद कर सकते हैं। बेट, बेट का मतलब क्या है? हाँ, बेट का मतलब क्या होता है? बेट नहीं, ये बी ई टी, बेट। हम्म हम्म
ये भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जाला, हाँ, और एक और भी है, शर्ट लगाना भी है। ठीक है, किसी के साथ शर्ट लगाना। बी का मतलब क्या है, छोड़ो जो भी इसकी मीनिंग है, लेकिन आपकी सही है। जो वो होते हैं ना, मकड़ी का जो नहीं होते जाल टाइप, और नर्स का काम क्या है? नर्स का काम यह है कि उसको स्टेबलाइज करना है। ठीक है, उसमें पोर ना हो, सुराख ना हो, बस आपका यही काम है कि उसको स्टेबलाइज करना। ये जो मकड़ी बनाते हैं ना, ये जो जाल बनाते हैं ना, ये जाल बनाते हैं ना, नर्स का काम यह है कि उसको स्टेबलाइज रखें। ठीक है, उसको खराब ना होने दें। लेकिन हमारा काम क्या है? बी का मतलब क्या है कि थ्री मेन कॉन्सेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया कौन से है, या जिसको सेंटर कोर भी कहते हैं, सेंटर कोर, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी। ये का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर कौन कौन से हैं वो उसने हमने डिस्कस की। और टी का मतलब क्या है? थ्री लाइन ऑफ डिफेंस। नहीं, ये मेन कॉन्सेप्ट है थ्योरी की। उसने तीन चीज़ों के बारे में बात की है ना, तीन चीज़ें। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम सेंटर कोर कहते हैं ना, ये जो हमने डिस्कस किया था सेंटर कोर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। थ्री लाइन ऑफ डिफेंस की बात की है, थ्री लाइन ऑफ डिफेंस है, और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की बात की है। क्लियर? ये तीन चीज़ों की उसने बात की है। तो ये आसान याद करने के लिए आसान है कि बैठ को याद करें, तो उसने इन चीज़ों, तीन चीज़ों को डिस्कस किया है। क्लियर? अच्छा, मेटा पैराडाइम है क्या? कितने मेटा पैराडाइम है? और एक है पर्सन, हेल्थ, एनवायरमेंट और नर्सिंग। ठीक है, तो पर्सन क्या है जी? पर्सन, पर्सन जो है ना, पर्सन, पर्सन क्या है? एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, पर्सन क्या है? एक ओपन सिस्टम है, या उसको होलिस्टिक सिस्टम भी कहते हैं, ओपन एंड होलिस्टिक सिस्टम। ये सेंटेंस की मीनिंग अगर किसी ने बता दी ना, तो मैं उसको अपनी तरफ से एक 5,000 तो नहीं, 500 दे दूंगा। पर्सन इज अ होलिस्टिक ओपन सिस्टम। इन तीन वर्ड का मतलब क्या है? आसान जुबान में मुझे समझा दीजिए। तो एक पर्सन क्या है? एज अ होलिस्टिक ओपन सिस्टम है। इसको क्या कहते हैं, इस ओपन सिस्टम को? द क्लाइंट सिस्टम भी उसको कहते हैं, कॉल्ड द क्लाइंट सिस्टम। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ना, ये क्लाइंट, ये पर्सन, ये कंसिस्टेंटली इंटरेक्शन में आते हैं। इंटरेक्ट किस चीज के साथ? विद एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। क्लियर? और ये जो सिस्टम है ना, ये जो हम ह्यूमन जो ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये किन किन चीजों पे, दिस सिस्टम किस किन चीजों पे वो है, कंजेस्ट है, कंपोजेस्ट। फाइव फाइव वेरिएबल, फाइव वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल है पता है? फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, सेकंड
साइकोलॉजिकल है, थर्ड सोशो कल्चर है, स्पिरिचुअल है, और ठीक है, ये 5 वेरिएबल है। ये जो है ना, इसको समझना है अभी, ये बहुत डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है। देखिए कह रहे हैं कि पर्सन इज अ होलिस्टिक ओपन सिस्टम, जिसको क्लाइंट सिस्टम भी कहते हैं, और ये कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में है किस चीज़ के साथ, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर के साथ। और ये अभी हमने डायग्राम से डिस्कस कर लिया। ये जो सिस्टम है ना, ये 5 वेरिएबल पे मुश्तमिल है। फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशो कल्चर है, डेवलपमेंटल है और स्पिरिचुअल है। अब ये देख, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, द फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम देख, या होलिस्टिक, ये तीन वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब ये है कि अ ह्यूमन इज नॉट जस्ट अ बॉडी, ह्यूमन नॉट जस्ट अ बॉडी। सही है, ठीक है। सिस्टम का मतलब यह है कि पर्सन इज नॉट जस्ट अ बॉडी, बल्कि ये कलेक्शन है ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें माइंड, बॉडी, सोल, ये सारे शामिल हैं। ऐसा नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आप एक पार्ट की, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा एक मोबाइल है ना, मोबाइल है, ठीक है। अगर इसकी स्क्रीन जो है ये भी डैमेज हो जाए, टूट जाए, और इसकी बैटरी भी ख़राब हो जाए, ठीक है, और मैं उसको सिर्फ एज अ मोबाइल ले लूँ, एक पार्ट पे ले लूँ, और मैं जो मैकेनिक है मैं उसको दे दूँ कि आप उसकी बैटरी को ठीक करें, तो क्या ये मोबाइल जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने उसको, उसकी जो बैटरी है उसको तो मैंने रिपेयर करवा दिया, लेकिन उसकी स्क्रीन को मैंने नहीं किया, स्क्रीन को मैंने इग्नोर कर दिया। तो इसी तरह जो बॉडी है ना, जो ह्यूमन बीइंग है, जो अ पर्सन है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी जो फिजिकल या उसकी बॉडी के ऊपर आप फोकस करें और आप इसकी जो माइंड है उसको आप इग्नोर करें, वो कभी भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। या अगर उसकी माइंड मेंटली कोई प्रॉब्लम है, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें और आप बॉडी को इग्नोर करें, तो ये नहीं हो सकता। सही है, तो मतलब ये है कि ये एक सिस्टम है जिसमें आपने जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी ओवरऑल जो बॉडी पार्ट है उस पर आपने फोकस करना है। ओपन का क्या मतलब है? ओपन सिस्टम का, ओपन का ये मतलब है कि आप, मतलब एक ओपन सिस्टम हो, एनी टाइम आप इंटरेक्शन में आ सकते हो स्ट्रेसर के साथ। मतलब देयर इज नो प्रोटेक्शन कि आप किसी गार में छुपे हुए हो और वहाँ पे स्ट्रेसर आपके ऊपर असर नहीं कर सकते। अगर एग्जाम है, कल पेपर है, तो ऑटोमेटिकली आप ओपन सिस्टम हो, आपको एंजाइटी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी रूम में अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप चुप हो जाएंगे तो आपको जो है ना टेंशन नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी, ठीक है। और होलिस्टिक का मतलब क्या है कि ये बॉडी की जो वेरियस पार्ट है ना, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक है। अगर एक बॉडी में इफेक्ट है तो ऑटोमेटिकली उसका असर दूसरी ऑर्गन पे होंगे। मैं इसके एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर एक इंडिविजुअल है और उसकी लेग, यहाँ पे कोई, उसको कोई भी पेन है फॉर एग्जांपल, तो क्या वो सो सकेगा? नहीं सो सकेगा ना। अब सोना इट्स नॉट अ फिजिकल, सही है। या क्या वो कंपैटिबल होगा? नहीं होगा ना। क्या वो काम कर सकेगा? सोशली लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, उसके इमोशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई, उसकी मेंटल लाइफ जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो भी डिस्टर्ब हो गई, वो सारी डिस्टर्ब हो गई। इसीलिए ये जो है ना, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ दीज 5 वेरिएबल। इसको आप एक चीज के तौर पे लेंगे, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक। अगर आपकी जो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल है, अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट द साइकोलॉजिकल वेरिएबल, it will also affect the socio-cultural variable, and it will also affect the spiritual variable, and it will also affect the developmental variable। सही है, अब समझ में आ गई कि पर्सन क्या है? एक ओपन होलिस्टिक सिस्टम है।
और ये कंपोजिशन है अब दीज 5 वेरिएबल। जो पीजियो से निकला है ना, फिजियोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है? बॉडी फंक्शन। मैं इसके एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, इस पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट, चलो ये नवीद, ये एक पर्सन है, ये क्या है? पर्सन है। ये ओपन सिस्टम है, कल इसके पेपर है, ठीक है। ओपन सिस्टम मतलब है कि उसको एंजाइटी हो सकते हैं, सही है। अब कल उसके पेपर है, पेपर की वजह से उसको क्या है? एंजाइटी है। एंजाइटी कौन से वेरिएबल है? ये वाला साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, उसको क्या है? एंजाइटी है। तो हमने ये बात की कि ये तो सिस्टम है ना, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब होगा, ये नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो उसको है, एंजाइटी है उसको, लेकिन हमने कहा कि नहीं, होलिस्टिक है। ये एंजाइटी की वजह से उसके हार्ट रेट इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो हार्ट रेट का इंक्रीज होना ये कौन सा है? ठीक है, तो ये डिस्टर्ब हो गया। इसकी स्लीप डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, ठीक है। अब जो शिराज है उसे कह रहे हैं कि उसका प्लान था कि कुमराट जा रहे हैं हम लोग। अब अचानक उसने विड्रा किया, नहीं भाई मेरे तो पेपर है, मैं कल आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। तो ये जो फ्रेंडशिप से अपने आप को अलग कर देना, ये सोशल कल्चर हो गया नहीं हुआ? तो ये इफेक्ट हुआ या नहीं? क्या ये कल उसका पेपर है, उसने पहले से प्लान बनाया हुआ था कि हम जाएंगे कुमराट, तो क्या ये जाएगा भी? नहीं जाएगा ना, ये कैंसिल करेगा अपने प्लान को, दोस्तों से अपने आप को अलग करेंगे। उसके रूम में जो बाकी रूममेट हैं वो किसी और सेमेस्टर के हैं, उसके एग्जाम लेट है, इसके पेपर कल है, ये दूसरे से अपने आप को अलग करेगा। भाई आप लोगों के पेपर दूर है, आप लोगों ने बाहर खाना है, जो भी करना है आप कर ले, मैं अपनी स्टडी करूंगा। तो अपने जो रूममेट है उससे भी अपने आप को अलग कर दिया, अपने फ्रेंड से भी अपने आप को अलग कर दिया, फोन भी उसने साइड पे रख दिया कि मैं मुझे 2-3 दिन तक किसी के साथ बात नहीं करने हैं, तो आइसोलेट हो गया। तो मतलब एक पेपर की वजह से इसका जो तीसरा वेरिएबल है वो भी इफेक्ट हो गया। अब स्पिरिचुअल, आप लोग देखते हो ना, जब आप लोगों की डेट शीट आते हैं, आप यकीन करें मस्जिद में हमें जगह नहीं मिलती कि हम नमाज पढ़ लें। आप यकीन करें हमें जगह नहीं पड़ती। हाँ, जिस सेमेस्टर का भी हो, आप लोग अजान भी देते हो, आप लोग कोशिश करते हैं कि जो खुद आगे हो जाए, हर एक इमाम भी बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म हो जाते हैं आप यकीन करें कोई भी मस्जिद नहीं आता। तो ये क्या है? आपके स्पिरिचुअल है। आप जो जिसके साथ आपको अपनी दादी भी याद आ जाते हैं, उसको फोन करते हैं, दुआओं में याद रखना, ठीक है। आपको अपने जो सारे जो गुजर है वो आपको याद आ जाते हैं ना। क्यों? एक पेपर की वजह से आपके स्पिरिचुअल भी डिस्टर्ब हो गया है। आपको अब नमाज, तिलावत, इनका ख्याल आ गया है कि मतलब ये करना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल भी डेवलप हो गया। अब डेवलपमेंटल एज के साथ होते हैं, ठीक है। अगर आप मैच्योर हैं, अगर आपने ज़्यादा स्टडी की हुई है, तो इसका आपके ऊपर कम असर होगा। अगर आप मैच्योर नहीं हो, आपने ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर आपके ऊपर ज़्यादा असर होगा इसका। तो ये जितने भी वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट करता है, दूसरे तीसरे को इफेक्ट करता है, तीसरे फोर्थ को इफेक्ट करता है, फोर्थ फिफ्थ को इफेक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज अ होलिस्टिक, दिस इज अ होल एंड एस्टिक, इसको कहते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको होलिस्टिक कहते हैं कि मतलब ये इंटरलिंक है। ऐसा नहीं है कि एक में डिफरेंस कोई डिफेक्ट होगा और दूसरे में नहीं होगा। क्लियर? अगर अभी भी समझ नहीं आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही है, ये वेरिएबल आपको समझ में आ गए ना, और ये वेरिएबल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अब सेकंड क्या है? मेटा पैराडाइम। ई, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या है? हाँ, ये क्या है? जो न्यूमान है उसने डिफाइन किया है कि ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर विच इज सराउंडिंग अस, हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंटरनल या जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। सिंपल यू कैन से
all internal and external null stressor surrounding us, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी स्ट्रेसर हैं उसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंट। इसके कुछ हमने दो चीज़ें कही, एक हमने कहा इंटरनल स्ट्रेसर और एक हमने कहा एक्सटर्नल स्ट्रेसर। सबसे पहले आप मुझे बता दें कि स्ट्रेसर क्या है, व्हाट इज अ स्ट्रेसर? हाँ नहीं, स्ट्रेसर क्या है, तो स्ट्रेस क्या है? क्या अनस्टेबल अनप्लेजेंट स्टिमुलाई, यस दिस इज या। एक स्ट्रेस का मतलब यह है ना, आसान जुबान में मैं आपको समझा दूं, स्ट्रेस एनी फोर्स which can cause instability, हर वो फोर्स जो इंस्टेबिलिटी को काज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर? एनी फोर्स विच कैन काज इंस्टेबिलिटी। अगर वायरस है वो आपको डिजीज काज करते हैं तो आप स्टेबल रहते हो? नहीं रहते ना। अगर एग्जाम की वजह से आपको टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप स्टेबल रहते हो? आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है आप परफॉर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब देख, स्ट्रेसर की टाइप है, एक तो हमने कहा कि इंटरनल स्ट्रेसर, एक हमने कहा एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल स्ट्रेसर का मतलब क्या है? फोर्स या स्ट्रेस विद इन क्लाइंट सिस्टम। फोर्स क्या है? स्ट्रेस है ना। विद एन की बात हो रही है, एन द क्लाइंट सिस्टम। क्लाइंट सिस्टम क्या था? हमने पर्सन में डिफाइन किया था कि ओपन होलिस्टिक सिस्टम है, ठीक है। और एक्सटर्नल का क्या मतलब है? इसके एग्जांपल क्या है? इन्फेक्शन है, पेन है, एंजाइटी है, इमोशन है, ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्ट्रेस का मतलब क्या है? फोर्स आउटसाइड ऑफ द क्लाइंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल वायरस है, ठीक है, नॉइस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लियर? इसके अलावा कुछ और टाइप है। एक को हम कहते हैं इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर। इसका मतलब क्या है? विद इन इंडिविजुअल या इनसाइड इन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की बात हो रही है और उसके अंदर, जिस तरह हमने ये एंटर की बात की ना, सेम इसी तरह अगर आपके मूड, आपके इमोशन, आपकी अपनी, ठीक है, इंट्रापर्सनल स्ट्रेसर। आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, देख स्ट्रेसर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ नेगेटिव चीज़ को काज करेंगे। अगर आप बहुत स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर सकते हो ना। हाँ, ठीक है, वो डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस उसकी बात हो रही है, लेकिन वो तो आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटरपर्सनल का मतलब क्या है? विद एन इंडिविजुअल। एक है इंट्रापर्सनल। एंटर तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटरपर्सनल बिटवीन टू इंडिविजुअल, बिटवीन टू इंडिविजुअल। एक इंट्रा के एग्जांपल क्या है? जॉब लॉस हो गई आपकी, ठीक है, आपकी जॉब लॉस हो गई तो दिस इज इंट्रा। आपसे पैसे कहीं पे गिर गई है, दिस इज इंट्रा।
और एंटर किया है, आपने अपनी बीवी के साथ लड़ाई की हो, ठीक है, बीवी ने अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई की हो, आपने अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई की हो, आपने अपने क्लासमेट के साथ लड़ाई की हो, आपने अपने रूममेट के साथ लड़ाई की हो, जैसे उसके साथ आपकी नहीं बनती। कुछ लोग ऐसे हैं ना, जैसे वो आपके सामने आ जाते हैं, आपकी मूड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। दिस इज इंटर पर्सनल स्ट्रेसर, ठीक है, आप और इनके बीच में जो है। क्लियर? क्लियर है? आई थिंक इतने टाइप ऑफ स्ट्रेसर काफी है। सही है? अच्छा, मुझे आसान जुबान में एक सेंटेंस में मुझे तो ये बता सकता है कि एनवायरनमेंट क्या है? एक सेंटेंस में आसान जुबान में कोई मुझे बता सकते हैं एनवायरनमेंट को? कोई बयान कर सकता है जी? जो कैन का स्ट्रेस, स्ट्रेस का लाजमी होना है। अगर स्ट्रेस नहीं है तो फिर उसको, लेकिन आसान एक सेंटेंस में आप इस तरह याद कर सकते हैं जी। लेकिन हर चीज को एक सेंटेंस में याद नहीं करना है, ठीक है? एनवायरमेंट इज एनीथिंग, एनीथिंग and everything, anything and everything thing that can cause stress to the client. ठीक है? सो स्ट्रेस क्या है? सिंपल एनवायरमेंट क्या है कि एनीथिंग environment is anything and everything that can cause stress to the client. Simply you can say this is a stressor, either whether it may comes from inside or outside, it doesn't matter, okay, outside, but anything and everything which can cause stress to the client, so this is called environment. क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड वन क्या है? हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ इज इक्वेटेड टू वेलनेस एंड स्टेबल। हेल्थ इज इक्वेटेड टू इक्वेटेड का मतलब क्या है? एक जैसा, टू वेलनेस और स्टेबलाइज। ठीक है, मतलब क्या है हेल्थ? हेल्थ इज इक्वेटेड टू वेलनेस और स्टेबलाइज, यानी स्टेबलाइज और वेलनेस को हम हेल्थ, ये एक जैसे वर्ड है। इक्वेटेड मीन एक जैसे, मसावी। बट दिस इज द कंडीशन। हेल्थ क्या है एक्चुअली? हेल्थ की डिफिनेशन क्या है कि हेल्थ इज अ कंडीशन where the various part of the body work as a harmony। हार्मनी का मतलब क्या है? हमाहिनगी हो, जिसमें एक, अगर उसकी मेंटली ठीक है तो उसकी बॉडी भी ठीक हो। अगर उसकी मतलब उसकी जितनी भी पार्ट ऑफ द बॉडी हैं वो एक जैसे काम करे, सब ठीक काम करे, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ। और भी आसान कर दूं मैं डिफिनेशन उसकी, तो सिंपल यू कैन से कि हेल्थ इज स्टेबल एंड इलनेस इज अनस्टेबल या अनस्टेबल।
ठीक है, तो हेल्थ का मतलब क्या है? स्टेबल, स्टेबलाइज, वेलनेस, दिस इज कॉल्ड अ हेल्थ, जिसमें बॉडी की जितनी भी मुख्तलिफ पार्ट हैं वो सारी सही काम कर रहे हो। आप हेल्थ की 2 टाइप हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेटी नोमान। एक है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ क्या है? जिसमें आपकी जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है, नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस वो प्रोटेक्ट हो, यानी इंटैक्ट हो। क्या हो? इंटैक्ट। और पुअर हेल्थ क्या है? जिसमें आपके जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है वो इंटैक्ट ना हो, डैमेज हो। क्लियर? तो हेल्थ क्या है? स्टेबिलिटी। सिंपल यू कैन से, अगर न्यूमान की बात करें तो उसने कहा कि हेल्थ इज अ स्टेबिलिटी एंड इलनेस इज अ अनस्टेबिलिटी। उसने कहा था कि हेल्थ वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट है वो एक हार्मनी के थ्रू वो काम करते हो, टुगेदर, सब टुगेदर काम करते हो। और उसने कहा था कि हेल्थ में बी गुड और मे बी बैड। अगर आपकी जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिफेंस है वो इंटेक है, दैट्स मीन योर हेल्थ इज गुड। अगर वो इंटेक नहीं है तो योर हेल्थ इज बैड या पुअर हेल्थ। क्लियर? यहां तक क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज अ नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब क्या है? हाँ, जी, नर्सिंग। नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब यह है कि जो द प्राइमरी रूल ऑफ अ नर्स क्या है उसकी? हाँ, टू स्टेबलाइज, टू मेंटेन, टू attain, to retain the stability, to attain, maintain and retain the stability through intervention, stability थ्रू, किस चीज के थ्रू कर सकते हैं? प्रिवेंशन। कौन कौन सी प्रिवेंशन है? प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ये कब है? बिफोर डैमेज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी लाइन। सेकंड क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड द थर्ड वन इज अ टर्शरी प्रिवेंशन। और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि प्राइमरी प्रिवेंशन को कब करेंगे, सेकेंडरी को कब करेंगे और टर्शरी को कब करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? जी, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अगर है तो पूछ सकते हो। जी, नहीं है? आपकी इसकी जो एजम्पशन है ना उसको पढ़ लेते हैं। सही है? एजम्पशन, एजम्पशन अभी लिमा क्यों नतला और तुम खामोश है। एजम्पशन का मतलब क्या है? स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट। सही है? अब इसके एजम्पशन क्या है आपको पता है? मैं जब भी गाड़ी में पेट्रोल डालता हूं ना तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सिर्फ जो PSO है ना उससे डाल दूं। ठीक है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल से। ठीक है? तो इस सिरप में से SF निकालेंगे और PSO। सही है?
इसका मतलब क्या है? इसका कि जो स्ट्रेसर है ना, स्ट्रेसर एवर, हमेशा एवर, एवर का मतलब क्या है? स्ट्रेसर आर एवर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। स्ट्रेसर हमेशा एनवायरमेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्ट्रेसर कहाँ होंगे? सही है। इसका मतलब क्या था कि जो स्ट्रेसर है हमेशा ये प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, लेकिन प्रेजेंट होंगे। एफ का मतलब क्या है कि जो एफ, जो फ्लेक्सिबल लाइन है, लाइंस ऑफ डिफेंस है, वो क्या काम करते हैं पता है? प्रोटेक्ट करते हैं द कोर, यानी तो जो कोर का मतलब क्या है? जो सेंटर कोर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सही है। कोर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिविजुअल को, पर्सन को। सही है। पी का मतलब क्या है? पी प्रिवेंशन। पी का मतलब क्या है? किसने कहा ये? शेप स्टडी कही ना सब। हाँ, जो प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन एज द प्राइमरी इंटरवेंशन। प्राइमरी इंटरवेंशन क्या है? फ्लेक्सिबल और इस लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंशन। और एस ओ का मतलब क्या है? एस ओ कि जो द क्लाइंट्स है ना, क्लाइंट, एस ओ, द क्लाइंट is a unique या यूनिक सिस्टम that is open, ठीक है। एंड होलिस्टिक। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट एक यूनिक सिस्टम है एंड डेट इज ओपन एंड होलिस्टिक। ओपन क्या है, होलिस्टिक क्या है, यूनिक ही मैंने आपको बता दिया। तो ये मेन एजम्पशन है। पहला एजम्पशन क्या है कि हमेशा एनवायरनमेंट में स्ट्रेसर क्या है, मौजूद होते हैं। दूसरा क्या है कि फ्लेक्सिबल जो लाइन है वो प्रोटेक्ट करते हैं कोर को। तीसरा क्या है कि प्रिवेंशन जो है, दिस इज द प्राइमरी इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन। और लास्ट वन क्या है कि क्लाइंट क्या है, एक यूनिक सिस्टम है जो ओपन और होलिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एजम्पशन है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ और वीकनेस जी, अगर हम इस स्ट्रेंथ की बात करें इसके, जी स्ट्रेंथ क्या है? एक तो यह है कि नर्सिंग की जितनी भी एरिया है, चाहे क्लिनिकल हो, चाहे एजुकेशन हो, जितने भी एरिया है, प्रैक्टिकल वगैरह, सब में यूज होता है। सो यूज इन ऑल एरिया ऑफ द नर्सिंग। दूसरा क्या है इसके? जी हाँ, इक्वली अप्लाई ऑन एनी पर्सन। सही है। सैंपल भी है, आसानी से आपको समझ आ सकता है। सैंपल थ्योरी है और
जी, एक ये है कि न्यू थ्योरी है, अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है ना। ये कब डेवलप हुआ था पता है? 1970 से ये स्टार्ट हुआ था, 1974, फिर जो है 1970, 1989, 1995 और 2002, इसमें इसके पब्लिकेशन हो गए थे, ठीक है, डिफरेंट मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करके पब्लिश किया गया था, सही है। तो ये 2002 में उसकी जो लास्ट आपके पास जो अभी जिस फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल रिसेंटली डेवलप हुआ है 2002 में, सही है, क्लियर। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? एक तो ये है कि ये तो नर्सिंग एरिया, मेडिकल के लिए तो ये ठीक है, नर्सिंग के लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन नर्सिंग के अलावा दूसरे पे यूज़ नहीं होती, जो बाकी डिसिप्लिन है उस पे ये यूज़ नहीं होती, तो ये उसकी मेन लिमिटेशन है, सही है, कि नर्सिंग के अलावा जो बाकी डिसिप्लिन है उस पे ये इतने मतलब इफेक्टिवली आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं है, क्लियर। तो इट वाज ऑल अबाउट द बेटी न्यूमैन थ्योरी। बहुत आसान थ्योरी है, आपने आपके ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका सिंपल समराइज फॉर्म ये है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो पर्सन होते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ टाइप के स्ट्रेसर हैं, जिसमें कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है, और वो कंटिन्यूसली हमें डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी इर्द गिर्द 3 लाइन ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है। BET को याद करें। बी का मतलब क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी, कुछ हमारे मतलब जेनेटिक मेकअप है, जेंडर है, इम्यूनिटी है, एज है, एजुकेशन है, ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा क्या था? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट आपकी सिंपल एक वर्ड में हमने बयान किया था कि इन्वायरमेंट इज एनीथिंग एवरीथिंग दैट कैन कॉज स्ट्रेस टू द क्लाइंट, ठीक है। और ये स्ट्रेसर जो है कुछ नून है, कुछ अननून है, हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और पर्सन क्या है? एक यूनिक सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है, एक होलिस्टिक सिस्टम है, ठीक है। और वो 5 डिफरेंट वेरिएबल का मजमुआ है, जिसमें फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल कल्चर है, स्पिरिचुअल है और डेवलपमेंटल है, ठीक है। इसके अलावा 3 लाइन डिफेंस की बात की थी, फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ डिफेंस है, नॉर्मल लाइन डिफेंस है और रेजिस्टेंस है। इसके अलावा प्रिवेंशन की बात की थी कि किस तरह नर्स उसको स्टेबलाइज रख सकते हैं। तो हमने बात की प्राइमरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप क्या करते हो? फ्लेक्सिबल लाइन को आप प्रोटेक्ट करते हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप ट्रीटमेंट करते हो। टर्शरी में आप रिहेबिलिटेशन करते हो, ठीक है। तो सिंपली एक सेंटेंस में आप इस तरह बयान कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेटी न्यूमैन जो पर्सन है वो क्या है? वो एक ओपन सिस्टम है, एक होलिस्टिक सिस्टम है, जो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में आते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेसर के साथ। और नर्स का जो मेन रोल है, जो जॉब है, वो ये है कि वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू हर हेल्थ इज स्टेबल एंड इलनेस इज अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो सो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन and as well as now as well. So thank you so much for listening me and watching me.